वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 1 नवंबर 2021 और 1 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम हुई है। और यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिया था और इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। यानी कि बिहार की अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो राष्ट्रीय औसत से 1 अंक कम है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था। ये सारे प्रश्न जो होते हैं बिहार करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में विस्तारपूर्वक अवश्य लिखा कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों की सेवाओं के अनुसार बिहार का कौन सा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर है दरभंगा एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में सभी चीज़ों को बता दूं विस्तार से। तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों के सेवाओं के अनुसार बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि देश का नंबर 1 एयरपोर्ट बना है बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखने लायक ये है कि दरअसल भारत सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी के तहत देश भर के 63 शहरों में हवाई सेवा शुरू की थी और इन सभी 63 एयरपोर्ट में यात्रियों की सेवाओं के हिसाब से दरभंगा एयरपोर्ट नंबर 1 रहा है। यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत भारत सरकार जो 63 शहरों में हवाई सेवा शुरू की थी तो इसी 63 शहरों की मतलब जो 63 एयरपोर्ट है इसकी श्रेणी में दरभंगा एयरपोर्ट को पूरे भारत में नंबर 1 स्थान दिया गया है। तो ये करने मतलब कंडीशन यहाँ पर आपको याद रखना है। और वहीं पर अगर हम बात करें दरभंगा एयरपोर्ट की तो दरभंगा एयरपोर्ट पर पिछले साल यानी कि 8 नवंबर 2020 को उड़ान सेवा शुरू की गई थी। कल भी मैंने आपको ये प्रश्न पूछा था, यहाँ से रिलेटेड एक प्रश्न था कल वाले वीडियो में। तो दरभंगा एयरपोर्ट पिछले साल 8 नवंबर 2020 से संचालित हो रहा था। पहले जो उड़ान भरी गई थी ये पिछले साल 8 नवंबर 2020 को ही भरी गई थी। अब यहाँ पर हमारा इसी में एक अगला पॉइंट है कि अब यानी कि अक्टूबर 2021 के अंतिम सप्ताह तक लगभग 4,60,000 यात्रियों ने यहाँ से सफर किया है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। तो डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मांग की है और साथ ही साथ मई 2021 में कृषि उड़ान योजना के तहत विश्वविख्यात मुजफ्फरपुर की शाही लीची को दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जुलाई 2021 से दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए विमान सेवा शुरू की गई थी। और यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से संबंधित है। तो हाल ही में दरभंगा रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के आकार में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो सभी चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखिए। और कल वाले वीडियो में जो मैंने आपको दरभंगा से रिलेटेड एक प्रश्न बताया था जो कि एक रिपोर्ट जारी किया गया था ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की तरफ से, उसमें कहा गया था कि राज्य का यानी कि बिहार का अगर हम बात करें कौन सा जिला एजुकेशन का हब बन गया दूसरे स्थान पर, तो मैंने आपको बताया था दरभंगा जिला, जबकि प्रथम स्थान पर है बिहार की राजधानी पटना। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था दरभंगा के बारे में पिछले वीडियो में। तो ये सारी चीज़ों को याद रखें। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्य का यानी कि बिहार का दूसरा एम्स अस्पताल दरभंगा में खोला जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों की मतलब खोला जाएगा नहीं बल्कि खोला जा चुका है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही आपको बेहतर बनाएंगे और आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म दर अन्य राज्यों से ज़्यादा है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि बिहार राज्य में जन्म दर अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अधिक है। और सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अक्टूबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है और वहीं दूसरी ओर बिहार में जन्म दर के आंकड़े अन्य राज्यों से ज़्यादा है। मैंने आपको कल भी इस बारे में बताया था कि मतलब जो आंकड़ा जारी किया गया सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार, तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 1 अंक कम है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर इसके मतलब ध्यान दिया जाए तो आप पाएंगे कि यहाँ जो जन्म दर है ये मतलब कि अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम अगर अन्य तथ्य की बात करें तो कुछ ऐसे पॉइंट है इसी प्रश्न से रिलेटेड जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट को ऐड किया गया कि बिहार में प्रति 1000 आबादी पर जन्म दर 25.8 है। और वहीं पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय जन्म स्तर के आंकड़ों के अनुसार यह 19.7 है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर देखा जाए तो ये 19.7 है। वहीं पर अगर हम बात करें बिहार में, जो कि बिहार का जो जन्म दर है तो ये मतलब अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है और राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। तो यहाँ की जो जन्म दर है ये 25.8 है। तो ये दोनों को यहाँ से आपको याद रखना है। ये डाटा वाला जो प्रश्न होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अब यहाँ पे हम अगले पॉइंट में देखेंगे कि जून 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उद्यमी योजना की शुरुआत की थी, या फिर उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी। और उद्यमी योजना क्या है, इस पर हम कंप्लीट जानकारी मैंने आपको विस्तार पूर्वक मैंने इतना चीज़ें आपको बताया कि आप उससे एक मेंस का भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ रेगुलर वीडियो को देखिए, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप चाहे कहीं से भी पढ़ते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ से करते हैं तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जिस प्रकार से मैं 2 वर्षों से आपके साथ करंट अफेयर्स को लेकर के लगा हूँ, ये निरंतर यूं ही लगा रहूंगा। बस आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा यहाँ पे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह है कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है इसी में कि हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये 2021 का ही करंट अफेयर्स है। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े भवन, जो सरकारी भवन बनते हैं, कि ये फ्लाई ऐश की ईंटों से ही बनते हैं। ये व्हाइट कलर का आपको दिखता होगा। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि फ्लाई ऐश से बनी ईंटें क्या होता है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपको इस पर हम डिटेल जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे भी इसे सर्च कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप ने किसने 27वां राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किस राज्य ने अभी हाल ही में 27वां राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है तैराकी चैंपियनशिप में? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ों को एकदम से विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में 27वां राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कर्नाटक टीम विजेता रहा है। और टीम कर्नाटक ने कुल 36 पदक अपने नाम किए, जिसमें कि 17 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो 36 पदक कर्नाटक ने अपने नाम किया। और वहीं पर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र कुल 21 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, और साथ ही साथ दिल्ली 9 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा ये 27वां राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में। और इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर्नाटक ने ही की थी, तो ये भी जानकारी याद रखना, ये कर्नाटक में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे हम कर्नाटक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है कि हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की थी। और 2020 में देश का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में खोला गया था। और साथ ही साथ कोविड-19 के समय में कर्नाटक ने एक SMS आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित की थी। तो ये तीनों पॉइंट जो कि कुछ दिन पहले घटित हुआ है, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में और रिवीजन करते रहिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए हाल ही में अमेरिका ने कितने डॉलर आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? ये घोषणा अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया गया, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14.4 करोड़ डॉलर ये अभी हाल ही में आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान के नागरिकों को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, तो इन्होंने हाल ही में यह घोषणा की है कि अफगानिस्तान के लोगों को एवं वहाँ के शरणार्थियों को मानवीय सहायता देने के लिए 14.4 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। आपको पता होगा कि लगभग 20 साल के बाद तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह आप सभी जानते हैं कि जो अमेरिकी सेना थी वो अफगानिस्तान का साथ छोड़कर अपने देश चले गए, जिसके बाद से मतलब कि तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा करना एक मतलब आसान काम हो गया। और ये 20 वर्षों के बाद ये तालिबान का पुनः कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने के पश्चात अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा स्थापित हो गया और वहाँ के नागरिकों की स्थिति दयनीय हो गई है। और इसी को ध्यान रखते हुए अमेरिका सरकार ने या फिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह भी हाल ही में घोषणा किया है कि 14.4 करोड़ रुपये की सहायता राशि अमेरिका के लोगों या फिर वहाँ के जो शरणार्थियाँ हैं सभी को प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट और है। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा ईगल एक्ट पारित किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ 2020 में अमेरिका FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना था, जिसमें अगर बात करें भारत की, तो भारत का यह स्थान था 5वां, यानी कि भारत 5वें स्थान पर है। और हाल ही में अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 जारी किया था। तो आपको यहाँ से भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी चीज़ें बनती है, जो भी प्रश्न बनते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर केंद्रित ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 से जारी किया था। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। चलिए अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में, यहां पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, तो एक्चुअली में होना चाहिए हाल ही में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैनीताल उत्तराखंड में भी हाल ही में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान केंद्र ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में एक सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है और ये उद्यान 3 एकड़ में फैला हुआ होगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, ये सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला मतलब कि सुगंधित उद्यान है, जो कि इसका उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, जो कि यह 3 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है तथा इसमें लगभग 140 विभिन्न सुगंधित पौधे की प्रजातियां हैं और कई सुगंधित पौधों के साथ साथ इसमें 24 प्रकार के तुलसी की प्रजाति के पौधे भी शामिल है, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो रहे कगार पर हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, तुलसी की बहुत सारी प्रकार पाई जाती है पूरी दुनिया में और इसमें यहाँ पर लगभग इस पार्क में 24 प्रकार के तुलसी की प्रजाति को शामिल किया गया है और यह भारत का पहला सुगंधित उद्यान है। अब यहाँ पे बात करें तो इस गार्डन के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस गार्डन यानी कि इस पार्क के स्थापना का मुख्य उद्देश्य तुलसी तथा अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधे जो होते हैं प्रजातियों को संरक्षित करना और इसके महत्व के बारे में लोगों को बताना ही इसका उद्देश्य है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी आप सब जानते हैं देहरादून है, लेकिन इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी यह है गैरसैंण, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो कि हाल ही में बने हैं, यह पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पे अगर बात करें हम राज्यपाल की, तो वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान जो कि भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। आपको ये ध्यान रखना, ये भारत का पहला जैव विविधता उद्यान है जिसका नाम है भारत वाटिका और ये उत्तराखंड के नैनीताल में इसका उद्घाटन किया गया था। और कृषि भूमि को 100% यानी कि 100% पट्टे पर देने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। और साथ ही साथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में किया गया था, मैंने आपको इस बारे में बताया था। और भारत का पहला मांस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में ही स्थापित किया गया था। तो सभी चीजें यहाँ से जो आपको समग्र विश्लेषण में आपको देता हूँ, अगर ये आप सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आप करंट अफेयर्स में आपकी इतनी कमांड हो जाएगी कि आप औरों से बहुत बेहतर हो जाएंगे। जो लोग भी यहाँ पर करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, इस चीज के लिए श्योर रहें कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने आगामी एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये बेहतर क्वालिटी का है, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा हमारा छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक की गई है। तो किस देश के बीच हुआ है, भारत और किस देश के बीच में? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत और इजराइल के बीच में अभी हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हाल ही में भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 15वीं बैठक में सहयोग के नए क्षेत्र की पहचान करने के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय रोड मैप तैयार करने हेतु टास्क फोर्स बनाने की सहमति हुई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों देशों की सहमति हुई, यानी कि भारत और इजरायल की। और यहाँ पर आपको ये याद रखना, ये इस समूह का 15वां संस्करण था या फिर 15वीं बैठक था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि बैठक में रक्षा उद्योग सहयोग पर एक सब वर्किंग ग्रुप यानी कि SWG बनाने का भी निर्णय लिया गया। और SWG अर्थात सब वर्किंग ग्रुप का मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है द्विपक्षीय संसाधनों का कुशल उपयोग ही इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि SWG का मुख्य उद्देश्य है द्विपक्षीय संसाधनों का कुशल उपयोग। और यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य तथ्य की, तो अभी हाल ही में इजरायल के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो एयरबोर्न एंट्री ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला इजरायल दुनिया का पहला देश है। और इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और यहाँ के जो राष्ट्रपति है ये इसाक हरजोंग है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। तमाम चीज़ें यहाँ से छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन है इंपॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये अभी हाल ही में किसकी अध्यक्षता में किया गया? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रुनई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2021 को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया और यह 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन था। ये आपको ध्यान रखना, ये इसका 18वां संस्करण था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि शिखर सम्मेलन ब्रुनई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जो कि ब्रुनई में ही आयोजित की गई थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति और कोविड-19 और साथ ही साथ स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य कनेक्टिविटी की समीक्षा के लिए शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। और यहाँ पे वर्ष 2022 में आसियान भारत साझेदार के 30 साल पूरा करेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना, इस उपलक्ष्य में आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। ये मतलब कि जो बैठक हुआ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किसको मतलब कि किस चीज़ के मुद्दे को लेकर के इसमें चर्चा हुई, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मतलब कि आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाग लिया था, तो इसमें कोविड महामारी को लेकर चर्चा हुई, साथ ही स्वास्थ्य, व्यापार और साथ ही साथ वाणिज्य कनेक्टिविटी को लेकर के मतलब कि इसमें चर्चा की गई। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने और बताया कि वर्ष 2022 में आसियान भारत साझेदार के रूप में 30 साल पूरा करेगा। और इस
इस अवसर पर भारत आसियान यानी कि आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है आसियान। आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 8 अगस्त 1967 को की गई थी। और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। और इसके जो 10 सदस्य राष्ट्र हैं इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। ये इसके 10 मतलब कि सदस्य राष्ट्र हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट की शुरुआत की है। ये स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित ये पॉडकास्ट है जो कि किस मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में शुरुआत की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में ये अमृत महोत्सव पॉडकास्ट की शुरुआत की गई है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित अमृत महोत्सव पॉडकास्ट की शुरुआत की है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको ये बता दूं यह पॉडकास्ट श्रृंखला उन व्यक्तियों और आंदोलन को श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों की मतलब कि कह सकते सम्मान में ये पॉडकास्ट की शुरुआत किया गया है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में ये शुरू किया गया है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिस पर कला संरक्षण और संस्कृति को बढ़ावा देने का दायित्व है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये ध्यान रखें इस वर्ष यानी कि 2021 में भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जो कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। ये पूरे वर्ष चलेगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना इस अवसर पर यानी कि आज़ादी के जो 75 साल पूरे हुए हैं इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और पूरे देश में कई सारे मतलब कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और सभी चीज़ों के बारे में लगभग मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि शक्तिकांत दास इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि इस प्रश्न के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट चुकी थी तो इसीलिए मैंने दोबारा इस प्रश्न को यहाँ पर इसे ऐड किया है। तो आपको बता दूँ कि शक्तिकांत दास 3 साल के लिए गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल और 3 साल बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दिया है। तो ये डेडलाइन आपको याद रखना है 2024 यानी कि दिसंबर 2024 तक ये मतलब इस पद पर रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। हालांकि कल भी मैंने बहुत सारे पॉइंट को बताया था लेकिन कुछ पॉइंट छूट चुके थे तो यहाँ पर मैंने उसे ऐड किया है। तो फरवरी 2020 में शक्तिकांत दास को एशिया पैसिफिक रीजन का बेस्ट बैंकर का अवार्ड मिल चुका है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना की तो आरबीआई की जो स्थापना यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये सभी आप लोग जानते हैं। और साथ ही साथ अब ये भी ध्यान रखिए कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ही ये गठन किया गया था इसका। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड में तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर सहित कुल 21 सदस्य होते हैं। और साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए आरबीआई का जो मुख्यालय है यानी कि रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ आरबीआई के पहले गवर्नर हैं ऑसबोर्न स्मिथ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के यानी कि भारतीय गवर्नर तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इसी में हमारा एक और पॉइंट है, हालांकि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी जानकारी दिया है। आई होप कि आप इसके बारे में जानते होंगे, आपको ये याद होगा। तो हाल ही में आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए मनी ऐप जिसका पूरा नाम होता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ये लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा। तो ये भी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट में आप याद रखिए मनी ऐप को लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा और ये इसका पूरा नाम होता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सेराक्यूज 4A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में फ्रांस ने सैन्य संचार उपग्रह सेराक्यूज 4A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो कि हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। और यहाँ पे इसी में आगे लिखा गया फ्रांस ने यह अत्याधुनिक उपग्रह को एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है यह नया उपग्रह दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों को तेजी से और सुरक्षित रूप में संवाद करने की अनुमति देगा। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए फ्रांसीसी सैन्य उपग्रह संचार में सुधार के लिए विकसित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह कि संचार सेवा को विकसित किया जाए। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य तथ्य की तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और जो एक प्रश्न है बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि पेरिस जो है सीन नदी के किनारे अवस्थित है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि फ्रांस की जो करेंसी यानी कि मुद्रा जो है यूरो है, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में फ्रांस ने अपना पहला मिलिट्री एक्सरसाइज एस्ट्रेक्स से शुरू किया था। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच वरुण एक्सरसाइज का भी संचालन किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह ध्यान रखें हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए फ्रांस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये कंप्लीट चीज़ों की जानकारी यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हर साल 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है और यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने का प्रतीक है, यानी कि इसी दिन जिसे कि 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित किया गया था। यानी कि इस दिन यानी कि 29 अक्टूबर 1969 को 1969 में पहली बार ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदेश भेजा गया था, यानी कि मैसेज भेजा गया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के एक छात्र प्रोग्रामर चार्ली क्लाइम ने 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश को प्रसारित किया था। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स के छात्र थे, एक प्रोग्रामर थे जिनका नाम था चार्ली क्लाइम, और इन्होंने पहली बार मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा था 29 अक्टूबर 1969 को। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि उस समय इंटरनेट को एपनेट कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम होता था एपनेट। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखना। आई होप कि आपको ये पहले से याद होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक भूषण इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए गलती से यहाँ पे सी लिखा गया, एक्चुअली यहाँ पे सी नहीं बल्कि यहाँ पर बी होना चाहिए, आप लोग इसे सुधार कर लीजिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के तौर पर अध्यक्ष के पद पर ये अशोक भूषण को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है अशोक भूषण। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कि कंपनियों से संबंधित विवादों का निर्णय करता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर यह ध्यान रखें इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इस संगठन की स्थापना हुई थी 1 जून 2016 को। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आप वीडियो में किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न का हाल ही में आई ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार पटना के बाद कौन सा जिला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी एकदम से विस्तार पूर्वक दिया है। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उसे विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।